हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन से पढ़ा था असूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन कोशिकाओं में। आज देखते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन में कैसा होता है, जो पेरेंट कोशिका होता है, मतलब जो मातृ कोशिका होती है, उसी के समान ही दो समसूत्रीय कोशिकाएं बनती है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। तो अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन को सर्वप्रथम विजमैन नामक वैज्ञानिक ने 1887 में बताया इस कोशिका विभाजन के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो जो पैतृक कोशिका होती है उसके तुलना में कम होती है। बाद में फॉर्मर तथा मूरे नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि मियोसिस विभाजन या अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है यह एक लैंगिक जनन है, जिसमें लैंगिक जनन होता है, जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मज बनता है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या युग्मक कोशिका से दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो युग्मक कोशिका से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यदि युग्मक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के समान होगी तो युग्मज गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका से दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कायिक कोशिका से दुगनी। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती जाती है। इसलिए क्या होता है कि फलतः यह पूरा प्राकृतिक असंतुलन हो जाएगा, मतलब इसका जो नेचर होगा वो असंतुलित हो जाएगा। प्रकृति में प्रत्येक जाति की गुणसूत्र संख्या जो होती है वो सदैव एक स्थिर और निश्चित होती है। क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक कोशिका में स्थिर होती है और निश्चित होती है। यह स्थिरता अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, क्योंकि इस विभाजन से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? हैप्लॉइड प्रकृति की होती है और उसमें पैतृक कोशिका की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? आधी संख्या में गुणसूत्र। अगर परिभाषिक दृष्टि से देखेंगे तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वो जटिल प्रकार के कोशिका विभाजन की क्रिया है, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन 2 बार तथा गुणसूत्रों का विभाजन सिर्फ कितने बार होता है? 1 बार। कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन कितने बार होगा? 2 बार होगा। लेकिन जो गुणसूत्र का विभाजन होगा कितने बार होगा? 1 बार होगा। ठीक है, जिसमें पैतृक कोशिका जो होता है, पैतृक कोशिका में द्विगुणन की तुलना में अगुणी संख्या वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस विभाजन में 2 प्रकार के विभाजन होंगे। पहले विभाजन में सूत्रों की संख्या जो होगी वो समजात सूत्रों की संख्या के अलग होने के कारण आधी हो जाती है। इसलिए प्रथम विभाजन को विषम रूपी विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहला विभाजन जो होता है उसमें क्या होता है? सूत्रों की जो संख्या होती है वो समजात के तुलना में कम होती है, इसलिए क्या होता है? तो अलग होने के कारण आधी हो जाती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? विषम रूपी विभाजन या न्यूनकारी विभाजन। दूसरा विभाजन क्या होता है इसमें कि समरूप या समसूत्र विभाजन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि न्यूनकारी विभाजन के बाद प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन एवं द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरकाइनोसिस करते हैं। देखो, दूसरा विभाजन क्या होता है? दूसरा विभाजन जो होता है वो समरूप होता है। पहला जो होता है वो विषम रूप होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। फिर दूसरा जो विभाजन होता है उसमें समान हो जाती है गुणसूत्र की संख्या। अब फिर जो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और द्वितीय अर्धसूत्रीय, 2 बार विभाजन हुआ तो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? इंटरकाइनोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनोसिस। क्योंकि इसमें G तथा G2 अवस्था तो होती है परंतु S अवस्था का अभाव होता है। क्या होता है कि इसमें G अवस्था होता है और G2 अवस्था होता है, लेकिन S अवस्था जो होता है वो उसका अभाव होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था G फेस, G2 फेस, S फेस। वही प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन के केंद्रकीय विभाजन, जब कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक में विभाजन होता है, तो इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है उसकी क्रिया होती है। अथवा प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन एवं द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन दोनों के केंद्रकीय विभाजन के साथ संपन्न हो जाती है। यह कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। संपन्न हो जाने, जब केंद्रक का प्रथम विभाजन होगा और केंद्रक का द्वितीय विभाजन होगा और दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, बोल रहे हैं। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्रीय या न्यूनकारी विभाजन, इसमें क्या होता है? इसमें भी 4 अवस्थाएं पाई जाती है। पूर्वावस्था जिसको प्रोफेज 1 बोलते हैं, मध्यावस्था मेटाफेज 1 बोलते हैं, प्रस्यावस्था एनाफेज 1 और अंत्यावस्था जिसको टीलोफेज 1 बोलते हैं। क्लियर? ये प्रथम विभाजन है इसलिए इसमें सब में 1 लिखे हैं। पूर्वावस्था, इसमें क्या होता है? ये सबसे बड़ी और जटिल अवस्था होती है। इसको फिर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तनुपट अवस्था। तनुपट अवस्था या फिर G फेज बोलेंगे इसको। इस अवस्था में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका उपस्थित होता है। सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक झिल्ली और कोशिका केंद्रिका जो होता है वो स्टेबल होता है, दिखाई देता है कि कोशिका में केंद्रक बढ़े हुए आयतन में होता है।
ठीक है। कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, उसका आयतन जो होता है वो बड़ा हुआ होता है। गुणसूत्र पतला होता है, धागे के समान तथा उलझा हुआ होता है। जो गुणसूत्र होता है पतला पतला होता है, धागे के समान होता है और उलझा हुआ होता है। गुणसूत्र पर अनेकानेक दाने नुमा उभार दिखाई देते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वे धागे के समान होता है, पतला होता है, तो उसमें दाने के समान रचना दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स बोलते हैं। कभी कभी कोशिका में सभी गुणसूत्र अपने एक क्रोमेटिड के शीर्ष क्षेत्र से जुड़ा होता है। जितने भी कोशिका होते हैं उनके सभी जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, अपने क्रोमेटिड के शीर्ष से। बाकी का भाग फैला हुआ होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेजेसिस, सिनेजेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनजेसिस। ठीक है, सिनजेसिस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक कोशिका होता है उसमें जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्र में क्या होता है, क्रोमेटिड के शीर्ष, वो जितने भी क्रोमेटिड होते हैं वो अपने शीर्ष क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। बाकी जो होता है वो फैला हुआ होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सिनजेसिस बोलते हैं। तथा गुणसूत्र का विशिष्ट विन्यास जो होता है वो क्या करता है, गुच्छ निर्माण करता है। तथा गुणसूत्र की यह अवस्था क्या कहलाती है, गुच्छ अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, गुच्छ अवस्था कहलाती है। फिर दूसरा है युग्मपट अवस्था या जाइगोटिन। पहला है आपका तनुपट अवस्था या लिपोटीन, लिपोटीन बोलते हैं इसको, बोलेंगे जाइगोटिन। आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपके लिए भविष्य में बेहतर होगा, इसलिए आप इंग्लिश में नाम याद करना चाहिए आपको। इस अवस्था की पहचान जो होती है वो समजात गुणसूत्र के बीच युग्मन की क्रिया के होने से होती है। जो जाइगोटिन की अवस्था होती है, इस अवस्था में अगर देखेंगे तो जो गुणसूत्र होता है वो अपने समजात गुणसूत्रों के साथ युग्मित होने से पता चलता है। इस अवस्था में जो दो समजात गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे के पार्श्व में पास पास आते हैं और पेयरिंग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। जो दो समजात गुणसूत्र होते हैं वो पास पास आते हैं और पास पास आने के बाद पेयरिंग करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े को क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट या द्विज कहते हैं। गुणसूत्र का प्रत्येक जो जोड़ा होता है, गुणसूत्र का जोड़ा, उसको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट बोलेंगे और द्विज कहते हैं। दोनों समजात गुणसूत्र एक विशेष प्रकार की जटिल संरचना के कारण जुड़े होते हैं। दोनों जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो जटिल संरचना के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड में लंब विभाजन होता है, अर्थात गुणसूत्र द्विसूत्री हो जाते हैं। प्रत्येक जो गुणसूत्र के क्रोमेटिड होते हैं ना, गुणसूत्र में जो क्रोमेटिड होते हैं उनमें क्या होता है, लंब विभाजन होता है। गुणसूत्र का जो क्रोमेटिड होता है इस प्रकार का होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा लंब विभाजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र द्विसूत्री कहते हैं। सिनेप्सिस की जो क्रिया होती है वो शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर सेंट्रोमियर की ओर तथा सेंट्रोमियर से प्रारंभ होकर शीर्ष भाग की ओर जाकर समाप्त हो जाता है। जो सिनेप्सिस मतलब जो पेयरिंग की प्रक्रिया होती है ना, पेयरिंग की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, शीर्ष भाग से शुरू होकर सेंट्रोमियर तक, फिर सेंट्रोमियर से शुरू होकर शीर्ष भाग पर समाप्त हो जाती है। पहली स्थिति को क्या बोलते हैं, कोप्रोसेंट्रिक तथा दूसरी स्थिति को बोलते हैं प्रो टर्मिनल। जहाँ पे रुकता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल, और पहला अवस्था जो होता है उसको बोलते हैं कोप्रोसेंट्रिक। कभी कभी सिनेप्सिस की क्रिया को क्रोमेटिड के किसी मध्य क्षेत्र से भी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर है पैकिटिन। आपका ए जो था लिपोप्रोटीन, जिसको लिपोटीन बोलेंगे। लिपोटीन में क्या होता है, युग्म बनता है, ये दिखाई देता है इस प्रकार का। फिर इसमें एडजेंक्ट होता है, पेयरिंग होता है। ठीक है, जाइगोटीन में। अब तीसरा आ गया आपका पैकिटीन। पैकिटीन क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे और मोटे दिखाई देते हैं। ये लंबा और पतला दिखाई दे रहा था, अब देखो ये छोटा और मोटा दिखाई देता है। प्रत्येक समजात गुणसूत्र की जो जोड़ी होती है वो बाइवेलेंट के प्रत्येक घटक गुणसूत्र 4 क्रोमेटिड्स का बना होता है। इसे क्या बोलते हैं, टेट्रॉड कहते हैं। इस अवस्था का चारित्रिक लक्षण है कि ये टेट्रॉड, ये 4-4 के पेयर में होता है। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका स्पष्टता परिलक्षित होते हैं। केंद्रक झिल्ली जो होगा और केंद्रिका इसमें स्पष्ट दिखाई देंगे। उसके बाद आपका डी है पारगत्यावस्था, जिसको बोलेंगे डाइकाइनोसिस। क्या बोलेंगे, डाइकाइनोसिस। लिपोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकिटीन, पैकिटीन के बाद आएगा डाइकाइनोसिस। डाइकाइनोसिस में क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल जो होता है वो विपरीत ध्रुव में होता है। क्या होता है, जंतु जो कोशिकाएं होती हैं जो उसका सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है, विपरीत ध्रुव में, यहाँ होगा। ठीक है, केंद्रक झिल्ली भी गायब होने लगती है। जो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक का आवरण जो होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो पृथक्करण की दिशा में अग्रसित हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र जो होता है पृथक्करण की ओर, जिसको क्या बोलते हैं, एजमेटा की संख्या में डिप्लोटीन की अवस्था की तुलना में कम होता है।
समजात गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है वो स्थल से अलग अलग होने की प्रक्रिया है जिसे उपांतीकरण कहते हैं। समजात गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर होता है वो स्थल से अलग अलग होने की प्रक्रिया होता है, स्थल से अलग अलग होता है जिसे क्या बोलते हैं, उपांतीकरण कहते हैं। की एज मेटा की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। क्या होता है, की एज मेटा जो होता है उसकी संख्या जो होगी अपेक्षाकृत कम होगी। कई समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो गोल या आठ की शक्ल में दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे जो गुणसूत्र दिखाई देंगे आपको ई अवस्था में, ई बोलेंगे आखिरी जो है डाइकाइनोसिस, उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो गोल या फिर आठ की शक्ल में दिखाई देते हैं। ये तो हो गया प्रोफेज। अब आ गया मध्यावस्था या मेटाफेज बोलते हैं इसमें। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो केंद्रिका और केंद्रकीय झिल्ली है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है प्रोफेज 1 में, और मध्यावस्था में मध्यावस्था जब प्रारंभ होती है तब तक ये समाप्त हो चुकी होती है। तर्कु तंतु बन जाते हैं। तर्कु तंतु मतलब जो स्पेंडल होता है ऐसा, इस प्रकार से तंतु फाइबर्स से दोनों सेंट्रियोल जुड़े होते हैं। ठीक है, तर्कु तंतु बन जाते हैं तथा गुणसूत्र अपने अपने सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं। फिर इसमें क्या हो गया, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर से ऐसा तर्कु तंतु से गुणसूत्र जो होंगे ऐसे जुड़ जाएंगे। इस अवस्था में सभी गुणसूत्र विभाजित हो रहे होते हैं। क्या होता है इस अवस्था में, इस प्रकार से दिखाई देंगे, और ये इस अवस्था में क्या होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं और लगभग समान दूरी पर श्रृंखलित रेखाओं के रेखीय क्रम में विन्यस्त होते हैं। देखो रेखीय क्रम में विन्यस्त हो गए हैं। इस अवस्था में इक्वेटोरियल प्लेट पर दो रेखाओं में होना मियोसिस के मेटाफेज का पहचान होता है। इक्विटोरियल प्लेट का मतलब जो होता है, ये मिड सेक्शन में जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल प्लेट। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो श्रृंखला में विन्यास हो जाता है, लाइन के साथ बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस के मेटाफेज। फिर है एनाफेज 1, उसके बाद मेटाफेज यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आ गया एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है कि केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली तो पूरा अनुपस्थित हो जाता है। उसके बाद जो तर्कु तंतु है उनमें संकुचन होता है। संकुचन होने के फलस्वरूप गुणसूत्र जो होती है अपने अपने जोड़ी के साथ क्या हो जाते हैं, अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तर्कु तंतु में क्या हो गया, खिंचाव हुआ। ठीक है, खिंचाव होने से क्या हुआ, इक्विटोरियल लाइन है, यहाँ जो गुणसूत्र थे वो ऐसे टूट गए और अपने अपने ध्रुव की ओर बढ़ने लगे। ठीक, अलग हो जाते हैं, अपने जोड़ीदार से अलग हो जाते हैं और खींचे जाते हैं। गुणसूत्र की गति के कारण गुणसूत्र आई, जे, एल या वी आकृति वाले दिखाई देते हैं। जो गुणसूत्र होता है उनका जो गति होता है उसके कारण क्या दिखाई देते हैं, ये आई, जे, एल या वी आकृति के दिखाई देते हैं। प्रत्येक ध्रुव की ओर जा रहे गुणसूत्रों की संख्या जो होती है विभाजनशील कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। प्रत्येक ध्रुव की ओर जा रहे गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है, विभाजनशील कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी होती है। फिर है अंत्यावस्था अथवा प्रथम अर्थात टीलोफेज 1। टीलोफेज अवस्था जो होता है इसमें क्या होता है, अब जो गुणसूत्र होते हैं वो अपने कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। केंद्रकीय झिल्ली केंद्रिका तो पुनः बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में एक ही कोशिका में दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। अब क्या हो गया, ये कोशिका है एक कोशिका, और इसमें क्या हो गया, इस प्रकार के दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं पतले और लंबे हो जाते हैं और तर्कु तंतु पुनः नियोजित नहीं होते। जो तर्कु तंतु होते हैं वैसे ही दिखते रहते हैं। कोशिका में दो संतति केंद्रकों के बन जाने की इस अवस्था को समाप्ति मानी जाती है। दो केंद्रक का निर्माण हो गया, एक केंद्रक 1, ये हो गया एक केंद्रक 1 और ये हो गया केंद्रक 2। ठीक, फिर है अंतरावस्था, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है या अंतरावस्था किसको बोलेंगे, जो अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 के मध्य जो टाइम होता है उसको बोलते हैं अंतरावस्था। ये बहुत छोटी अवस्था होती है या फिर अनुपस्थित बोल सकते हैं। जब गुणसूत्र सीधे ही द्वितीय अर्धसूत्री में विभाजन में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रथम अंत्यावस्था के पूर्ण होने पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, डायोड बनता है। किंतु कभी कभी कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रथम तथा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है, जिससे 4 कोशिकाएं एक साथ ही बनती है।
ये है इसका फेस, ठीक है। लिपोटीन में क्या हुआ, फिर जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकिटीन, पैकिटीन के बाद डिप्लोटीन और डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेटाफेज 1 आया, मेटाफेज 1 के बाद ये एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद एनाफेज 2 और एक ही सेल में 2 केंद्रकों का निर्माण हो गया यहाँ पे टीलोफेज 1 में। और ये हो गया, यहाँ पे आया डायोड बनना शुरू हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरफेस। अब है आपका द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्थाएं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज 1 में क्या होगा, ये समसूत्री विभाजन के अनुसार ही दिखाई देता है। जैसा समसूत्री विभाजन होता है वैसा ही प्रोसेस चलता है। पहले क्या होगा, स्पिंडल तंतु बनेगा। देखो ये क्या होता है, थ्रेड जो होता है थीन होता है, थ्रेड और क्रोमोसोम जो होता है वो थीन होता है, पतला होता है, लंबा होता है, फैला हुआ होता है। फिर क्या हो जाता है, जब फिर मेटाफेज 2 में आते हैं, प्रोफेज 1 हो गया, फिर मेटाफेज 2 में आएंगे तो क्या होगा, जो गुणसूत्र होता है वो एक लाइन में एक श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं इस टाइप से, और ये तंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। फिर हो गया, आप जब आएंगे इससे आगे एनाफेज 2 में तो डॉटर क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस की ओर क्या होता है, जो पेयर जो हुआ रहता है क्रोमोसोम का वो टूट जाता है और अपने विपरीत ध्रुवों की ओर जो गुणसूत्र होते हैं वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और गति करने के बाद वो जब टीलोफेज 2 में जाते हैं तो वहां पे जाकर अलग अलग केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, तो डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। ये 4 अवस्थाएं हैं। इसमें क्या क्या होता है कि इस केंद्रक में स्थित गुणसूत्र केवल अगुणित प्रकार के ही होते हैं। मियोसिस 2 से पहले कोई डीएनए संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रत्येक गुणसूत्र की भुजाएं पहले से ही पृथक्कृत होते हैं। गुणसूत्र की भुजाएं जीन विनिमय हो चुके होने के कारण क्या होता है, पैतृक गुणसूत्र की तुलना में पुनर्नियोजित लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये भिन्न आनुवांशिक स्वरूप वाले होते हैं। इनमें भी ये 4 अवस्थाएं बताई गई है जिसको हम लोगों ने अभी पिक्चर में समझा है। ये द्वितीय पश्चावस्था, द्वितीय अंतावस्था। पूरा प्राणी कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है। जब भी आप अर्धसूत्री विभाजन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन में आप सबसे शुरू बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, देन उसके बाद बताएंगे कि उसमें 2 फेज पाए जाते हैं। फेज के बाद उसमें प्रथम 2 भागों में विभाजित होता है, 2 बार में केंद्रक विभाजन होता है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरफेस, उसको बताना पड़ेगा। और इस सारे डायग्राम के साथ उनके डिटेल्स भी आपको लिखने पड़ेंगे कि कौन से अवस्था में क्या होता है। फिर है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब तक तो हम लोगों ने केंद्रक विभाजन पढ़ा था, अब देखते हैं कि कोशिका द्रव्य विभाजन इसमें अर्धसूत्री विभाजन में कैसा होता है। या द्वितीय अंत्यावस्था के आरंभ, जब द्वितीय अंतावस्था टेलोफेज 2 जब चलते रहता है तभी स्टार्ट हो जाता है। इसमें 4 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में 2 का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री के कोशिकाओं का निर्माण होता है। जंतुओं में कोशिकीय खाज बनने के कारण 4 पुत्री कोशिकाओं में परिणित हो जाती है, लेकिन पौधे में क्या होता है, प्लेट निर्माण होता है जिसके कारण यह कोशिका विभाजन होती है। उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन, इस प्रकार की कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया प्रत्येक केंद्रकीय विभाजन के पश्चात संपन्न होती है। इस प्रकार के विभाजन में पहले द्विअर्धक, उसके बाद द्वितीय अर्धसूत्र विभाजन के केंद्रकीय विभाजन के पश्चात केंद्रक में विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप चतुष्टक का निर्माण होता है। युगपत कोशिका द्रव्य विभाजन, स्टिमुलेशन साइटोकाइनेसिस, इस प्रकार की कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन 1 तथा अद्वितीय अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है। केंद्रकीय विभाजन के पश्चात अर्थात मातृ कोशिका में 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। तो अगुणित निर्माण होने के कारण कोशिका प्लेट बनता है और अंततः वह सुस्पष्ट अलग अलग कोशिकाओं में विन्यस्त हो जाता है। इसका महत्व क्या है कि गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उनका स्थिर बने रहना, निश्चित और स्थिर बने रहना पहला हो गया आपका। फिर आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय, इससे क्या होता है कि 4 कोशिकाएं बनती हैं तो इससे क्या होता है, जीन विनिमय होता है, ठीक है। स्थूल पट में होता है, ये मियोसिस 1 में होता है जिसके कारण क्या होता है, नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आनुवांशिक गुणों का विनिमय होता है। नेक्स्ट है आपका विभिन्नता। पैतृक गुणसूत्रों के संगठन में नवीनता आती है नए नए कॉम्बिनेशन के कारण। तो क्या होता है, विभिन्नता कार्बनिक विकास के लिए अत्यावश्यक होता है। युग्मकों का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन क्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है। जीवों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया क्या होती है, युग्मकों के द्वारा संपन्न होती है। फिर है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अर्धसूत्री विभाजन के समय अनियमितता होने पर, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें अनियमितता जब होती है तो गुणसूत्र एवं जीन में उत्परिवर्तन होता है। जीवों में परिवर्तन होने से लाभदायक होता है क्योंकि उनकी प्रकृति में रहने में समर्थ बनाता है। जीवों में संबंधों में मूलभूत समानता का साक्ष्य। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया में उसकी विभिन्न अवस्थाएं लगभग सभी जीवों में समान होती है। यह सभी जीवों के मूलभूत समानता को प्रकट करता है।
ये हो गया आपका अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें से क्या पूछा जाएगा आपको, इसमें से मेनली आपको पूछा जाएगा असूत्री विभाजन को कम पूछता है, विभाजन कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकार बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। इससे ज्यादा फिर पूछेगा आपको समसूत्री विभाजन को पूरा डिटेल में बताइए, उसके बाद पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन को पूरे डिटेल में बताइए, इसके बाद पूछेगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बीच में क्या अंतर होता है। तो इनके बीच अंतर देखते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समजात गुणसूत्रों के बीच युग्मन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, युग्मन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य और केंद्र का विभाजन एक बार में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार केंद्र का विभाजन होता है और एक बार क्या होता है, गुणसूत्र का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली दोनों कोशिकाएं आपस में अपने जनक कोशिका के समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका संतति बनती है वो केवल गुणसूत्र की संख्या की मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, गुणसूत्रों का धारण करती है, अर्थात आपस में अपनी जनक व मातृ कोशिका से भिन्न होती है। समसूत्री विभाजन जो होता है समानकारी होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम विभाजन न्यूनकारी और द्वितीय विभाजन जो होता है वो समानकारी होता है। यह समसूत्री कोशिका और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन में जो डीएनए होता है एक बार द्विगुणित होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में भी एक बार द्विगुणित होता है। प्रवस्था और प्रोफेज की समयावधि बहुत कम तथा सामान्यता कुछ घंटे की होती है। इसकी जो अवधि होती है अर्धसूत्री विभाजन की लंबी होती है और बहुत पतली होती है। ठीक है, ये है इसका मेन अंतर और तुलना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि तुलना करो भी आ जाता है कि दोनों में जो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता है उन दोनों में हम लोग तुलना कैसे कर सकते हैं। तो उनके अलग अलग फेसेस होते हैं और उनके अलग अलग फेसेस को हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि एनाफेज के समय सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, इसमें एनाफेज 1 में नहीं होता, एनाफेज 2 में होता है। टीलोफेज में तर्कु रेशे पूर्णतः गायब हो जाते हैं, लेकिन इसमें तर्कु रेशे जो होते हैं वो अदृश्य नहीं होते टीलोफेज 1 में। टीलोफेज में केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगती है, जबकि टीलोफेज 1 में जो केंद्रिका होती है वो नहीं दिखाई देती। कभी कभी टीलोफेज 1 अनुपस्थित होता है। टीलोफेज में उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन आरंभ होता है। टीलोफेज 1 के बाद यह जो होता है यह आवश्यक नहीं माना जाता कि इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन हो, फिर से एक बार और विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। यह विकास में कोई भी योगदान नहीं देता समसूत्री विभाजन, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसके बिना नींव नहीं है। ये जीवों का नींव होता है, जिससे जीवों की वृद्धि होती है, विकास होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो लेसन है, लेसन 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।